नमस्कार दोस्तों, आरएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस की पिछली क्लास में न्याय की अवधारणा चल रही थी, उसका एक पार्ट हमने प्लेटो तक क्लियर कर लिया था। आज हम अरस्तू और जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। न्याय की अवधारणा और न्याय की अवधारणा का सेकंड पोर्शन हमको शुरू करना है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरस्तू को। अरस्तू का न्याय की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं अरस्तू की। तो अरस्तू के बारे में थोड़ा सा, अरस्तू प्लेटो का शिष्य था, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि एक शिक्षक का अपने स्टूडेंट के ऊपर इफेक्ट रहता है, तो उस तरह से ये भी उनसे प्रभावित था अरस्तू। और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसका नाम था द पॉलिटिक्स। लेकिन इन्होंने जिस बुक के अंदर न्याय से संबंधित अवधारणा लिखी थी, ये इनकी फेमस बुक है। लेकिन जिस बुक के अंदर इन्होंने न्याय से संबंधित बातें लिखी थी उसका नाम है द एथिक्स। उस बुक का नाम है एथिक्स। एथिक्स, इसमें पूरा का पूरा न्याय से संबंधित जो स्थिति है वो इन्होंने क्लियर की है। अब बात करें हम अरस्तू, तो अरस्तू और प्लेटो में फ़र्क क्या है। तो अरस्तू, जैसा कि प्लेटो ने बताया था, प्लेटो ने आत्मा के सद्गुण को न्याय बताया था। लेकिन इन्होंने उसमें एक चीज़ ऐड की थी कि आत्मा के सद्गुण तो न्याय है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन न्याय को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। जैसे जो प्राकृतिक नियम होते हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं नकार नहीं सकते हम। तो इसीलिए सबसे पहले इन्होंने बात करी है संपूर्ण न्याय की। न्याय को दो भागों में बांटा इन्होंने। अरस्तू के न्याय की अवधारणा में अरस्तू ने न्याय को दो भागों में बांटा है। न्याय के प्रकार, देखिए अरस्तू के अकॉर्डिंग जो न्याय के प्रकार हैं वो दो हैं। इसमें पहला आपके दिया हुआ नहीं है, पहला था संपूर्ण न्याय। तो हम केवल दूसरे की बात करेंगे, जो विशेष न्याय इसने बताया था। विशेष न्याय। और इस विशेष न्याय की यदि हम बात करें, तो विशेष न्याय के अंदर आप देखोगे विशेष न्याय को इसने फिर से दो पार्ट में बांटा है। वो दो पार्ट थे इसके, वितरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक। ये दो प्रकार के न्याय इन्होंने हमारे सामने रखे हैं। तो इन दोनों न्याय की यदि हम बात करें, तो सबसे पहला आता है वितरणात्मक न्याय। तो इसको एक बार आप उतार लीजिए, इरेज करने के लिए नहीं कुछ, सर इरेज कर। देखिए फर्स्ट में हम वितरणात्मक न्याय की बात करेंगे, जो अरस्तू के अकॉर्डिंग वितरणात्मक न्याय था। तो इसमें क्या है, वितरणात्मक न्याय के अंदर चीज़ों का आवंटन यानी कि बांटना, बंटवारा। अब बंटवारा किन चीज़ों का होता है, आपको समाज के अंदर जो पद, प्रतिष्ठा, सेवा, जो वस्तुएं हैं, उनका बंटवारा किस स्थिति में करना है। तो वो न्यायिक प्रक्रिया से जब तक नहीं होगा तब तक आपको किसी भी प्रकार का सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। तो वितरणात्मक न्याय में सबसे पहले जिसका हमको देखना है वो है आवंटन। आवंटन पे ध्यान देना है सबसे पहले कि हमको क्या करना है, बंटवारा। ये बंटवारा सबसे पहले जरूरी है। तो आपको न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा क्या करना है, इसका बंटवारा करना है वितरणात्मक न्याय में। वितरणात्मक न्याय में इसके अंतर्गत समाज के पढ़े लिखे जो लोग हैं उनमें पद, संपत्ति, शक्ति, अधिकार आदि का आवंटन योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए, जो रेखा गणितीय अनुपात में होता है। देखो अब दो प्रकार के, हमने जब बात की थी किसकी, प्लेटो की, तो उसने हमसे बात की थी अंकगणित की। और ये बात कर रहे हैं हमसे रेखा गणित की।
यहाँ पर दो चीजें हैं, अब इनको समझिए इसमें क्या है, फर्क क्या है। अंक गणित के अकॉर्डिंग जो हम चलते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी, जैसे मान लो हमारे पास में 2 पद हैं तो हमने 2 किसी को दे दिए पूरे के पूरे इस प्रकार से, जबकि यानी कि सब में अपन क्या करेंगे, बराबर बांटेंगे। यहाँ पर जैसे 2 व्यक्ति हैं और 2 ही क्या हैं, पद हैं, तो हमको दोनों को क्या करना है, बराबर बांटना है, ठीक है। तो उनमें एक एक बट जाएगा। लेकिन ये तो हुआ अंक गणित आपका, लेकिन रेखा गणित के अकॉर्डिंग क्या है, जस्ट लाइक आप रेखा गणित में पढ़ते हो, ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आपका ये मान लीजिए ये जो आपका दायरा रह गया ना, ये आपका है ज्ञान, तो ऊपर की ओर जाने पर आपका क्या बढ़ रहा है, ज्ञान, सॉरी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो आपका जो ज्ञान का कॉलम है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि आप में एबिलिटी कितनी है, क्षमता, तो उसके हिसाब से बंटना चाहिए। ये रेखागणितीय अनुपात के अनुसार दिखाया गया, किसने, अरस्तु ने। तो उन्होंने कहा जिस व्यक्ति में योग्यता ज्यादा होगी वो पद को प्राप्त कर सके, यानी कि आवंटन ढंग से होना चाहिए। तो आपको कारण क्या है इसका मेन कारण ये है कि जस्ट लाइक आप अभी आप 12th क्लास में हैं, उसके बाद में जब आप कॉलेज में जाएंगे, आगे निकलोगे आप, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, कंपटीशन फाइट करेंगे। कंपटीशन फाइट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास में संसाधन सीमित होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों ने कंपटीशन दिया वो सभी लोग क्या करेंगे, जॉब प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और सभी को जॉब मिल जाए ऐसा गवर्नमेंट कर नहीं सकती। तो उसमें भला या बुरा वाली जो स्थिति होती है, तो कौन तो सही है और कौन गलत है, किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं, तो उसके लिए जो प्रतिस्पर्धा करवाई जाती है उसको आवंटन लेते हैं, किसमें, वितरणात्मक न्याय में। उस प्रतिस्पर्धा में जो आगे निकलेगा वो क्या कर जाएगा, फाइट कर जाएगा, और उसी को क्या मिल जाएगा, वो वितरणात्मक न्याय प्राप्त हो जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार से शासन का कोई भी दोष सिद्ध नहीं होता है। तो सबसे पहला न्याय होता है आपका वितरणात्मक न्याय। तो ये आपका क्लियर होता है, पहला वितरणात्मक न्याय। उसके बाद में दूसरा है सुधारात्मक न्याय, सेकंड। ये अरस्तु के अकॉर्डिंग सेकंड न्याय है, सुधारात्मक। अब देखिए इसकी जरूरत कहां पड़ रही है, कैसे, कई बार आपने देखा होगा, नॉर्मल वे में बात करते हैं, जस्ट लाइक आपका वितरणात्मक न्याय हुआ, आपने पेपर दिया, एग्जाम दे दिया आपने, कट ऑफ आई, आप ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन उसी समय रिट लगा दी जाती है किसी एक अभ्यर्थी के द्वारा, वो वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय, सॉरी। यानी कि वितरणात्मक न्याय में यदि किसी पद, प्रतिष्ठा या किसी भी प्रकार के, जिसको अपन बोलते हैं जैक या चेक के माध्यम से सही प्रकार से आवंटन नहीं हुआ है, तो उसको सुधारात्मक स्थिति में क्या किया जाएगा, उसको न्यायालय में क्या दी जाएगी, न्यायालय यहां काम आएगा आपके। ये जो न्यायालय के द्वारा जो न्याय दिया जाता है उसको अपन बोलते हैं सुधारात्मक न्याय। इसमें अपन पुलिस को ले सकते हैं, न्यायाधीश को ले सकते हो, आप पंचायत आप ले सकते हो, इसके अंदर आपके घर वाले, जो कई बार ऐसा होता है हमारे घर में भी हम कोई गलत काम कर देते हैं तो बड़े बुजुर्ग हमको डांटते हैं, तो वो सुधारात्मक न्याय होता है। यानी कि दिए गए न्याय में यदि न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा कोई काम हो रहा है और वो बहुत अच्छी प्रक्रिया में फ्लो में चल रहा है, लेकिन उसमें यदि कोई 19-20 हो गया, तो उसको सुधारने के लिए जो काम किया जाएगा वो किसके अंदर आएगा, सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत आता है। तो अरस्तु के न्याय सिद्धांत में 2 ही प्रकार के न्याय दिए गए हैं, वितरणात्मक और सुधारात्मक। यहाँ पर आपका अरस्तु का न्याय सिद्धांत होता है कंप्लीट, ठीक है भाई। अब इसके बाद में आपकी पुस्तक के अंदर आपको दे रखे हैं मध्यकालीन विचारक, मध्यकालीन विचारक दे रखे हैं। उसके बाद में आपको दे रखे हैं वर्तमानकालीन विचारक। मध्यकालीन विचारकों में सबसे पहले आपका नाम आता है संत ऑगस्टाइन का। संत ऑगस्टाइन जिन्होंने कहा था कि न्याय बिना राज्य बिना न्याय के चोर उचक्कों की क्या है, खरीद फरोख्त है। तो इस वर्ड को आपको पहले सबसे पहले याद कर लेना है, क्योंकि आपके कंपटीशन लेवल का भी है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद में आता है आपका उपयोगितावादी सिद्धांत, जो आधुनिक है। उपयोगितावादी सिद्धांत, और इसके बारे में पहले अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब उपयोगितावादी सिद्धांत को यदि हम लें, उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसके अंदर अपन ने 3 नाम पढ़े थे, कौन कौन से, डेविड ह्यूम, उसके बाद में बेंथम, और उसके बाद में आया था जेएस मिल। तो डेविड ह्यूम ने सबसे पहले कहा था, कि नियम की पालना क्या होता है,
न्याय होता है, और वो जो नियम की जिसके अपन पालन कर रहे हैं वो सभी के लिए समान होने चाहिए। इससे बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत का, जिसको अपन जनक बोलते हैं, उसने कहा था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। लेकिन यहां पर आप एक बात देखेंगे कि यदि 100% जनसंख्या आपकी है, लेकिन उस जनसंख्या में अब ये कह रहा है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि सुखवादी हो गया, उपयोगितावादी। यानी कि यदि 51% लोगों को कोई चीज समझ में आ रही है और उन्होंने उसको सही घोषित कर दिया, तो 49 लोगों के गलत बताने के बावजूद भी वो क्या हो जाएगी, सही मानी जाएगी। उसी को अपन क्या कहेंगे, न्याय कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में नाम आता है मिल का, जिसको जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, जेएस मिल का नाम आता है। और ये क्या कहते हैं, तीसरे व्यक्ति। देखो, पहले ने कहीं ना कहीं क्या की थी, उपयोगितावाद का शुरुआत की थी। सेकंड ने उसको पूरी तरह से सैद्धांतिक रूप दे दिया था, जिसका नाम है बेंथम ने कहा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उसके बाद में तीसरा नाम आता है जेएस मिल, और जेएस मिल कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता देना जरूरी है, लेकिन उसकी जैसी स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों के पास भी होनी चाहिए। यानी कि आप सही कर रहे हो तो उसका जरूरी नहीं है आपको सही ही मिलेगा। यानी कि इन्होंने मोटे तौर पर जो बात कही थी वो ये थी कि जो सुख है वो गुणात्मक होता है, ना कि मात्रात्मक। सुख मात्रात्मक नहीं होता, सुख होता है गुणात्मक, यानी कि वो फैलता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इस तरह की प्रवृत्ति इन्होंने दी थी। ये 3 आपकी स्थिति हुई। इसके बाद में आपका आता है मेन। देखिए, अभी उतारने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, इसलिए थोड़ा फ्लो में चलने दें। इसके बाद में अपना आता है जॉन रॉल्स। ये वो व्यक्ति था जिसने न्याय के सिद्धांत को पूरी तरह से बदल के रख दिया, क्योंकि इसने किसकी बात की थी, समरसता की बात की थी। यानी कि इसने समता की बात करी थी, समानता और स्वतंत्रता की। और स्वतंत्रता में भी स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता भी अपने आप में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इसका एक अलग ही न्याय आया था और वर्तमान में इसी का न्याय फॉलो किया जाता है। नाम था जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। इसकी जब हम बात करते हैं तो जॉन रॉल्स के बारे में पहले सुन लेते हैं। ये एक अमेरिकी विचारक थे, अमेरिका से आए थे ये। ठीक है। और इनकी जो बुक थी उसका नाम था द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर ये लिखते हैं कि न्याय क्या है। न्याय के ऊपर इनकी ज़्यादातर थीसिस थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसका नाम हालांकि आपके चैप्टर में नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था हम उन बातों को भी करेंगे जो आपके या तो इनके इर्द गिर्द है या आपको कंपटीशन लेवल में कहीं ना कहीं काम देगी। एक व्यक्ति है भारत के अंदर, अमर्त्य सेन। इन्होंने जॉन रॉल्स की थ्योरी को यूं का यूं अपनाया था, कोई कमी नहीं बताई। लेकिन एक बात थी जहां पर इन्होंने दिक्कत दी। जॉन रॉल्स पहले वो व्यक्ति हैं जो न्याय में आरक्षण की बात करते हैं। ठीक है। इन्होंने आरक्षण दिया था सबसे अंत में। ठीक है। जबकि आपके अमर्त्य सेन कहते हैं कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत सभी को बांसुरी बांटता है। क्या बांटता है? बांसुरी, लेकिन बजाने की अनुमति नहीं देता। क्योंकि आपके पास में वितरण करने लगे हुए हैं आप, और आपने जब किसी चीज को बांट दिया उसके बाद में आप कह रहे हैं कि भाई जो बचे हुए हैं उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। अब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप बांटोगे क्या? तो इसीलिए अमर्त्य सेन ने सबसे पहले कहा था कि जॉन रॉल्स में केवल एक कमी थी कि उनको आरक्षण क्या रखना चाहिए था, प्राथमिकता देनी चाहिए थी प्रथम। आरक्षण को कहाँ रखना चाहिए था? प्रथम में। ठीक है। तो ये तो हुई उनकी कटाक्ष और दोष आरोप प्रत्यारोपण की बात। अब हम करते हैं किसकी बात, सीधी जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की।
देखिए, सबसे पहले जॉन रॉल्स की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, उपयोगितावाद के खिलाफ थे, क्योंकि इन्होंने कहा था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख अच्छी बात है, लेकिन उसमें मैंने आपसे लिखा था कि यहाँ पर 51% लोग, 49% लोगों की क्या कर देते हैं, इच्छाओं का गला दबा देते हैं। ठीक है, यानी कि ये सही घोषित कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, गलत। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो इन्होंने कहा था कि जो उपयोगितावादी सिद्धांत है वो अल्पमत पर बहुमत की क्या थोपता है, तानाशाही थोपता है। तो ये बात गलत इनको लगी, इसलिए इन्होंने इस विचार को नकार दिया। धीरे धीरे ये आगे चले। अब इनकी बात करते हैं कि इन पर प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे देखते हैं जॉन रॉल्स पर जो प्रभाव पड़ा। तो ये देखो, सीधी सी बात है, उपयोगितावाद को इन्होंने नकार दिया। जो आपकी पहले का प्रोस्पेक्टस था जिसमें अपन ने अरस्तु और प्लेटो को पढ़ा, वहां भी इन्होंने क्या की थी, थोड़ी बहुत दिक्कत दी थी। लेकिन ये जिसका समर्थक करते थे वो था कौन सा, समझौता सिद्धांत। समझौता सिद्धांत के ये क्या थे, समर्थक थे। और जब समझौता सिद्धांत की बात आती है तो आपको पता है हॉब्स, लॉक और रूसो। तो ये लॉक व रूसो से प्रभावित थे। ये दो व्यक्ति हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने यहां से सीधा का सीधा क्या लिया, समझौता सिद्धांत। अब जब समझौता सिद्धांत की बात करें तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि समझौता सिद्धांत में सबसे पहले आता है आदिम अवस्था। तो आदिम अवस्था की जब हम बात करेंगे तो उसमें समझिए आप, आदिम अवस्था क्या है। यानी कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि हॉब्स ने कहा था कि मानव बराबर है, क्योंकि उसने कहा था मेरी माँ ने मुझे और मेरे दो भाइयों को जन्म दिया। यानी कि वो सबसे पैदा हुआ था तब से उसने भय का वातावरण देखा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया लॉक। लॉक क्या है, प्राकृतिक यात्राएं करता था, और जब अपने यहाँ पर कोई क्या आता है, मैं मानता हूँ उसका स्वागत ही करते हैं। तो उन्होंने देखा कि सब लोग क्या है, अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा मानव बहुत ही अच्छा है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, रूसो। मानव अच्छे के साथ अच्छा है और बुरे के साथ में क्या है, बुरा है। तो ये तीनों ही स्थितियों का जिस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया, तो ये आदिम अवस्था की बात करते हैं। आदिम अवस्था में जिस प्रकार की बात करते हैं उसमें हमने पढ़ा है कि व्यक्ति की स्थिति ये होनी चाहिए, पहला तो वो अज्ञानता के पर्दे वाला। अब इसमें क्या है, इनके थोड़े सिद्धांत आएंगे, उनके पास में डिस्कस कर लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या क्या है, न्याय की समस्याएं क्या है। तो देखिए, न्याय की समस्या है अधिकारों का आवंटन। न्याय की समस्या, ये समस्या का मतलब है यानी न्याय क्यों ले लेते हैं हम, न्याय के बारे में हमको जानने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने पढ़ा था एक वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय हमने पढ़ लिया। वितरणात्मक न्याय पढ़ा था अपन ने किसके अकॉर्डिंग, अरस्तु के अकॉर्डिंग। लेकिन उस वितरणात्मक न्याय में कहीं ना कहीं दिक्कत ये होती है कि जस्ट लाइक जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उनका वितरण यदि सही ढंग से नहीं हुआ तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, न्याय की आवश्यकता पड़ेगी। तो वस्तु और सेवाओं का वितरण, वो वस्तु और सेवाएं क्या है, देखिए आपके अधिकार, ठीक है, उसके बाद आपका पैसा या धन, ठीक है, इसके बाद में आपका पद, सम्मान। ये कुछ चीजें होती हैं जिनको हर व्यक्ति प्राप्त करना चाह रहा है। ऐसा शायद ही समाज में कोई व्यक्ति होगा जिसको अधिकार नहीं चाहिए अपने, जिसको अपने लिए खर्च करने के लिए धन नहीं चाहिए, और जिसको क्या नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए और सम्मान नहीं चाहिए। तो ये सभी को आवश्यक होते हैं। लेकिन जब ये चीजें अच्छी तरह से आवंटित नहीं की जाती हैं, या ये किसी पूर्वाग्रह या किसी भी प्रकार के दबाव में आकर गलत तरीके से वितरित कर दी जाती हैं, तो उसके बाद में हमको किस तरह के न्याय की जरूरत पड़ती है, एक बाह्य न्याय की, जिसको अपन बोलते हैं न्यायालय। तो उस तक हमको नहीं पहुंचना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको जड़ों से ही अधिकार, धन, पद, सम्मान आदि का जो वितरण है वो अच्छी प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी न्याय की समस्याएं। और इसके बाद में आपका इनका दूसरा टॉपिक आता है, देखिए न्याय सिद्धांत रॉल्स के अनुसार। अब रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को समझाया है, और रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसमें वो सबसे पहले कहते हैं मूल स्थिति के औचित्य का सिद्धांत। मूल स्थिति,
अब मूल स्थिति किसकी बोल रहे हैं? मानव की बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो वो मानव की जो मूल स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए? तो मानव की मूल स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी को क्या माने? समान माने। पहली बात तो सभी को कैसा माने? समान माने। और उसके अंदर किसी भी प्रकार के पद या प्रतिष्ठा के लिए क्या नहीं होना चाहिए? कोई लालच नहीं होना चाहिए। तो ये मूल स्थिति की बात हुई। उसके बाद में ये बात करते हैं अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अब ये अज्ञानता का पर्दा क्या है? अज्ञानता का पर्दा पहला हो गया आपका, और दूसरा होता है अज्ञानता का पर्दा। तो ये अज्ञानता का जो पर्दा है, इसकी बात जब हम करेंगे तो इसमें अपन को लेना है मेन चीज, यहां से हमको ये समझना है कि अज्ञानता का पर्दा, इसमें रोल्स के अनुसार व्यक्ति मूल स्थिति में न्याय को पूर्वाग्रहों में सौदेबाजी के आधार पर अन्याय में नहीं बदलना था, क्योंकि वो इसे क्या मानता है? अज्ञान मानता है। यानी कि आप अगर पूर्वाग्रह क्या होते हैं? पूर्वाग्रह का मतलब होता है आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपने पहले क्या जिया है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे कई बार होता है ना, मेरे साथ कुछ गलत हो गया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, तो मेरी पूरी लाइफ में वो मेरे लिए गलत ही रहेगा। इस तरह की स्थिति, इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। और उसके यदि एवज में आके अगर आपने क्या करने की कोशिश की? न्याय करने की कोशिश की, यानी कि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य से क्या हो रहे हो? भटक रहे हो, तो आप वास्तव में न्याय नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्थिति इन्होंने बनाई है। तो अज्ञानता के पर्दे से परे होने की बात करी है इसने। अब यहां पर इन्होंने दो प्रकार की शर्तें रखी अज्ञानता के पर्दे के परे होने में। दो प्रकार की शर्तें क्या रखी है? कि पहला, कि जो मानव है उसे अपनी, मानव को अपनी जो समाज है, मानव अपनी समाज में स्थिति का ज्ञान नहीं रखता। सबसे पहली बात तो ये है, मानव समाज में अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं रखता, यानी कि उसे ये पता नहीं है कि समाज में क्या तो स्थिति होती है, क्या नहीं होती है, क्या पद होता है और क्या प्रतिष्ठा होती है। यानी कि आपका वो पहला पॉइंट है जो आपको पूर्वाग्रह में डालता है। देखो, आपको जब यही नहीं पता कि इज्जत क्या होती है, किसी का सम्मान क्या होता है, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचना ही क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो इस प्रकार की स्थिति इन्होंने क्रिएट की। तो पहली स्थिति, इसके बाद में दूसरी स्थिति में लेके जाते हैं कि जब आप मानव को जब इन चीज़ों के बारे में पता नहीं रहेगा तो वो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहेगा दूसरी स्थिति में। यानी कि वो इन दोनों स्थिति में कहाँ पर बैठा है? अज्ञानता के पर्दे का मतलब है, मान लीजिए ये एक पर्दा है और यहाँ पर क्या है? ज्ञान है, और यहाँ पर क्या है? अज्ञान। ठीक है, सॉरी, एक थोड़ा सा इसमें देखना, मानव अपनी समाज में स्थिति का ज्ञान नहीं रखता। यानी कि आप अभी किस स्थिति में? आदिम स्थिति में, मूल स्थिति में है आप। आपको समाज आगे बढ़कर क्या करेगा, समाज में किस प्रकार की आपकी स्थिति है, उसके बारे में आपको अभी कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ आप अज्ञानता की स्थिति में, लेकिन जैसे ही अपन कहते हैं ना कई बार वो समझदार हो गई, तो समझदार होने के बाद में व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा समझदारी आ जाती है कि वो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, दुनिया भर नहीं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ज़िंदगी में। तो वो इसकी ज़िंदगी में अभी नहीं है, लाइफ में ही नहीं है। यदि व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पहले है तो वो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा, और उस समय जब वो आवंटन करेगा तो कैसे करेगा? पूरी तरह से अच्छी स्थिति में आवंटन करेगा। यही रोल्स के अनुसार क्या था? न्याय का सिद्धांत था। ये हुई रोल्स के सिद्धांत में किसकी बात? अज्ञानता के पर्दे के परे की बात। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, या आपको मोस्ट रख लेना आप इसको, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रोल्स के अंदर से जो क्वेश्चन है वो यही है कि अज्ञानता के पर्दे के परे की स्थिति किसने समझाई थी या किसने इस सिद्धांत को दिया था। यह आपके बहुत ज्यादा आता है पेपर में, एग्जाम के स्थिति में बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज है ये। इसके बाद में आपकी दूसरी स्थिति आती है, रोल्स के अनुसार संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के निम्न दो मूल नैतिक सिद्धांत होते हैं। न्याय के दो मूल नैतिक सिद्धांत किसके अनुसार? संवैधानिक स्थिति में। किसके अनुसार? रोल्स के अनुसार। तो आपको
वास्तव में संवैधानिक स्थिति में यदि न्याय प्राप्त करना है तो वो क्या चीजें जरूरी है। तो यहां पर इन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश की, यानी कि फिर से वही बात जो मैंने आपसे पहले कही थी, आरक्षण। इन्होंने ये कहा है कि जो समाज में जो कैसे लोग हैं, संपन्न। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं आपके, आप समझ लीजिए मालिक, और एक आपके कौन होंगे, दास। ये पूर्व में चला हुआ आ रहा है। तो इस तरह की स्थिति जो है इसमें आप देखिए कि ये लोग तो पहले से क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। संपन्न यानी कि इनके पास में संसाधन है, संसाधन। तो जब इनके पास में संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को संरक्षित करने का काम कौन करते हैं, दास करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि दास के कारण ही वो बढ़ता है। लेकिन उसका मान लो संसाधन 100% है, तो आप ये मान के चलिए जो व्यवस्था हम देखते हैं उसमें 80% वो संसाधन किसके काम आएंगे, मालिकों के, और 20% कहाँ काम में आएंगे, दास के। तो ये जो समस्या है, यहाँ पर जो ये गैप दे रखा है, इस गैप को भरने के लिए इन्होंने किसकी, समता मूलक समाज की क्या की है, स्थापना की है। और ये कहते हैं कि ये जो समता मूलक समाज है, ये केवल, अब बात आती है भारत की, केवल लोकतांत्रिक देश के अंदर ही क्या हो सकता है, आपको मिल सकता है, उसके अलावा आपको ये नहीं मिल सकता। कारण है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो दिए जाते हैं वो है अधिकार, और अधिकार किसको दिए जाते हैं, नागरिकों को। और भारत के अंदर नागरिकता का जो सामान है वो सीधा सीधा है कि सबको कैसी है, समान नागरिकता है। भारत के अंदर सभी नागरिक कैसे हैं, बराबर हैं। उनको प्रत्यक्ष में मूल अधिकार दिए हुए हैं, 6 हैं, वो सभी के लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जो विदेश से जो लोग यहाँ पर हमारे आते हैं उनको भी विशेष रूप से नागरिक अधिकार यहाँ पे कुछ आवंटित कराए जाते हैं। तो इसीलिए ये कहता है कि ऐसी स्थिति, ये स्थिति जो समता मूलक समाज की, वो केवल कहाँ देखने को मिल सकती है, लोकतांत्रिक समाज में देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर भारतीय स्थिति में। तो ये मैंने आपको पहले ही शुरुआत में जब मैंने आपको अरस्तु पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बता दिया था कि भारत के अंदर न्याय को धर्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, धर्म के नाम से। और यहाँ पर अरस्तु, प्लेटो, ये शुक्र, मनु, आपके चाणक्य, बृहस्पति, विदुर आदि ने हमको न्याय के बारे में समझाया था, ठीक है। इसके बाद में आपका सीधा सीधा आता है कि न्याय के रूप। तो देखिए न्याय के रूप फाइनल चल रहा है अब आपका कोर्स। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर होता है, लेकिन ये लास्ट डिस्क्रिप्शन है जो अपन ने अभी तक पढ़ा। 3 प्रकार के जो विचारकों को हमने पढ़ा, उसके आधार पर न्याय के कुछ रूप होते हैं। तो शुरुआत में जब हमने शुरू किया तो उस समय हमने पढ़ा, एक तो होता है नैतिक न्याय, नैतिक, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा होता है, वो क्या होता है, कानूनी। नैतिक और कानूनी, देखो ये जो 2 न्याय हैं ये पुराने समय से चले हुए आ रहे हैं, लेकिन अब इनमें क्या जुड़ गया, देखो ये तो क्या, पहला ये हो गया आपका, दूसरा, थर्ड में आप देखेंगे राजनीतिक न्याय, और उसके बाद में आप देखेंगे चौथा सामाजिक, और 5वां न्याय होगा आपका आर्थिक न्याय। ये सभी न्याय हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले तो देखो नैतिक न्याय क्या है। नैतिक न्याय क्या है, नैतिक की बात, अपन जब नीतियों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति पे लौट जाते हैं। देखो कुछ एक नियम हम हमारे सेट कर सकते हैं जो हमें संविधान ने दिए हैं, लेकिन हमने हमारे नीति निर्देशक तत्वों में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो प्रकृति से प्राप्त है। जस्ट लाइक आपको जीने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए तो चाहिए, ये एक प्राकृतिक और एक शाश्वत नियम है। तो ये नैतिकता है हमारी, इसके लिए हम किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो उनको हमको एज इट इज हमारे न्याय में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राकृतिक अवस्था इसमें ली जाती है। कैसी अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, या हम बोलेंगे नियम। प्राकृतिक नियमों को
कानून के अंदर शामिल करना या न्याय के अंदर शामिल करना क्या कहलाता है? नैतिक नियम या नैतिक न्याय कहलाता है। उसके बाद में आता है आपका कानूनी न्याय। इसको राजनीतिक न्याय की श्रेणी में भी लिया जाता है कई बार। कानूनी न्याय से मतलब है कि आपको कानून बना के दिया गया, यानी कि आपको एक क्या पूरी एक बुक बना के दी गई जिसको अपन संविधान बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यदि आप चल रहे हैं तो वो आपका कैसा न्याय हो गया? कानूनी न्याय। जस्ट लाइक इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि पहले भी मैंने आपको क्लियर किया था कि मान लो ए, बी, सी और डी ये किसी क्षेत्र में क्या थे? सभी शासक क्या थे? अलग अलग कार्यकाल था इनका, लेकिन इनके पास में जो वाद आया, वाद यानी कि जो विरोध आया किसी पब्लिक का, मान लो किसी का भी दो प्रकार के व्यक्तियों के बीच में विरोध हो गया तो वो समाज में सामने आया, उसका इनको क्या करना है? न्याय। तो उस न्याय में इन्होंने अपना फैसला अलग दिया, इन्होंने अलग दिया, इन्होंने अलग दिया, इन्होंने अलग दिया, सबका फैसला क्या था? अलग अलग। ठीक है ना? यहां से क्या समझ में आ रहा है कि देखो न्याय किया है सबने, लेकिन न्याय हर परिस्थिति में क्या था? अलग अलग। उसका मेन रीजन क्या था? कि इनके पास में क्या नहीं था? संविधान नहीं था। अब आप ये सोचिए कि देखो आपके यहां पर चाहे आप नेहरू जी को देख लो, ठीक है ना, आज आप मोदी को देख लो, और उसके बीच में जितना भी गैप था, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग शासन किया गया था या नहीं किया गया था? इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर शासक चाहे किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शासन किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? कानून के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यही क्या है? कानूनी न्याय है। ठीक है। दूसरा होता है आपका, तीसरा आता है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि पब्लिक, ये देखो एक बात और, राजनीतिक न्याय कहां मिल सकता है? केवल लोकतंत्र में। राजनीतिक न्याय केवल किसके अंदर मिल सकता है? लोकतंत्र के अंदर मिल सकता है। उसका मेन कारण यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है सीधा सीधा, राजनीतिक न्याय कहें, राजनीतिक लोकतंत्र कहें, कि हमें वोट डालने का अधिकार है, वो सभी को होता है, लेकिन हम भारत के लोग, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसके फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे भारत को हम संबोधित करते हैं। इसमें हम सभी मिलकर करते हैं शासन। तो ये लोकतांत्रिक स्थिति है जिसके अंदर आपको वोट डालने का अधिकार, ठीक है। आपका यदि कोई नेता बागी हो गया या उसकी स्थिति थोड़ी खराब हो गई तो आपके एक चीज होती है महाभियोग। तो ये आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, महाभियोग है, उसको आप पद से हटा सकते हैं। अगली सरकार में आप उसको क्या कर सकते हैं? पद से हटा सकते हैं। ये सब पावर्स आपको जो दी गई हैं वो आपके राजनीतिक अधिकार है और वही आपको राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। तो ये आप सीधी सीधी बात है, ये आपको केवल कहाँ मिलते हैं? लोकतंत्र में ही मिलते हैं, उसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगला आता है आपका सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? राज्य यानी कि सरकार कोई भी हो, XYZ कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पंचायत स्थिति की सरकार हो, उसको ये चाहिए कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करते समय किसी भी प्रकार के सामाजिक आवंटन से प्रभावित ना हो। यानी कि वो चाहे SC का हो, ST का हो या जनरल का हो, हर व्यक्ति को सामाजिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए और राज्य के लिए ये सभी लोग क्या हों? समान हो और इनको समान अधिकार प्रदान किए जाएं और इनके विकास के लिए इनको सही प्रकार से संसाधन मुहैया कराए जाएं। ये आपका कौन सा न्याय हो गया? सामाजिक न्याय। इसके बाद में होता है आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय का जो प्रतिपादन है वो मार्क्स ने किया था। सबसे पहले मार्क्स की स्थिति यदि हम देखें तो उन्होंने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेड़ियां है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ निकल गई थी। यहाँ पर क्या है वो, लेकिन हालांकि मार्क्स का जो आर्थिक न्याय था वो कहीं ना कहीं नकारात्मक था। कारण था उसका क्योंकि वो लास्ट में क्रांति करने की क्या दे देते हैं? अनुमति दे देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उदारवादी आर्थिक स्थिति है। यानी कि जिस तरह से भारत में किया गया, मैंने आपको पहले बताया भी था, 31वां जो हमारा अधिकार था उसे निश्चित करके 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसका मेन कारण यह था
क्योंकि संपत्ति का अधिक से अधिक क्या करने से, संग्रहण करने से समाज के अंदर विभिन्नताएं फैल रही थी। जो खाई थी अमीर और गरीब के बीच की, वो क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। बढ़ने का रीजन, अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे। तो उस स्थिति पे काम करते हुए हमने हमारे देश में समाजवाद को लेकर आए, हमने समानता स्थापित की और वहां से हमने इस एकमात्र अधिकार को अपने मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाते हुए क्या कर दिया, इसकी जगह इसको 300A में कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया। और वहां से हमारे देश में क्या मिलता है, आर्थिक न्याय मिलता है। तो ये आपके कुछ उदाहरण थे। यहाँ पर आपका लेसन फर्स्ट, पहली इकाई न्याय की अवधारणा समाप्त होता है। इसके बाद में आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। नोट्स आप PDF के रूप में प्राप्त कर लेना वीडियो के बाद में। धन्यवाद।